सो गाइस, नोबल एंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लू शोंग अपने बेटों और मंत्रियों के साथ में मिलकर टैंग डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहा था। जहां पर सेकंड प्रिंस एक आइडिया देता है कि हमें डोंगलू के कुछ राज्यों के साथ में मिल जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग टैंग डायनेस्टी को अच्छी तगड़ी टक्कर दे पाएंगे। तो लू शोंग कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो अब मुझे बताओ कि आकर आगे जाने के पहल कौन करने वाला है, क्योंकि वैसे भी तुम सभी के सभी हो तो पासुर फैमिली के ही बेटे। इसीलिए वक्त आ चुका है कि हम लोग डोंगलू पर कब्जा करें, क्योंकि तभी हमें मौका मिल पाएगा टैंग डायनेस्टी पर कब्जा करने का। लेकिन इतना याद रखना कि तुम लोग उतने काबिल नहीं हो जितना कि डोंगलू के यंग लोग हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास में रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन लोगों के पास में तो उसकी भरमार है। तो फिर सेकंड प्रिंस लू शोंग से कहता है कि वहां पर जाना चाहिए मेरे बिग ब्रदर को, क्योंकि आप तो इस बारे में जानते ही हो कि हमारे बिग ब्रदर कितने ज्यादा ताकतवर है और वो बैटल फील्ड में अच्छे तरीके से लड़ना भी जानते हैं। और अगर ये किंग की तरफ से पहल करें तो काफी बेहतर रहेगा। तो फिर लू शोंग का बड़ा बेटा कहता है कि भाई, मुझे जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम रंग बदल रहे हो। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से मौत के मुंह में धकेलना चाहोगे। तो फिर सेकंड प्रिंस कहता है कि ब्रदर, आप इससे मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने सोचा कि जिस इंसान ने अपने करियर को ही बैटलफील्ड से शुरू किया तो उसे चढ़ाई करने में दिक्कत ही क्या हो सकती है, इसीलिए तुम्हें ये किंग की तरफ से डोंगलू जाना चाहिए। लेकिन लू शोंग का बड़ा बेटा कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रुककर किंग की सुरक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे जल्दी मरने का कोई भी शौक नहीं है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि पिताजी, मेरे पास में एक और तरीका है इन सारी चीजों को सुलझाने का। क्यों ना हम लोग असूले को यहाँ से चढ़ाई करने के लिए भेज दें। वो सेना के साथ में रहेगा तो काफी सारी चीजें सीख भी जाएगा। इस बात को एग्री करते हुए सेनापति भी कहता है कि महाराज, आपको इसके लिए हामी भर देनी चाहिए, क्योंकि वो सभी के सभी असूले को जान से मारना चाहते थे। लेकिन लू शोंग कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाला, और अगर तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाना चाहता तो चिंता मत करो, हम लोग इस बात को एंड मोमेंट पर डिसाइड भी कर लेंगे। जिसके बाद फिर सभा को बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद अब हमें डानू को दिखाया जाता है, जिसकी असूले ने बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। और ग्रेट खान उससे कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे से पिट गए, जो कि अभी तक अपनी ठीक तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता, और ये जो चोटें तुम्हारे शरीर पर आई है उनका सबसे बड़ा जख्म तो मुझे मिला है। तो डानू कहता है कि पिताजी, मैं भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साथ ही सेकंड प्रिंस भी वहीं पर बैठा हुआ होता है और उन लोगों से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस आस्तीन के सांप को खत्म करवा दूंगा। और सेनापति भी कहता है कि महाराज तो उस डिजास्टर स्टार को राजा बनाने में लगे हुए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा तो पूरा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा। जिसके बाद फिर वो लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं कि आखिर रसूले को कैसे खत्म किया जाए। उसे किसी ऐसी जगह पे मारना होगा जहाँ पर किसी को उसके बारे में पता ना चल सके, और उसके खत्म होते ही महाराजा बनने की पोजीशन सेकंड प्रिंस को मिल जाएगी, जो कि वो हमेशा से ही चाहता था। डानू कहता है कि मैं केवल इतना चाहता हूँ कि वो मारा जाए। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि चिंता मत करो, मैं ये सारा का सारा इंतजाम अपने ही हाथों से करवाऊंगा, क्योंकि इस बार अब वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। इसके बाद अब हमें असूले को दिखाया जाता है, जिसके पास में शूमा की टूटी हुई बांसुरी थी, जिसमें वो सबसे पहले गोंद को लगा देता है ताकि वो उसको चिपका सके, और वो गोंद को लगाकर उसे सुखाने के लिए उसे आग के पास में ले जाता है। शूमा को लगता है कि कहीं ये उसे जला ना दे, इसीलिए वो भागते हुए उसके पास में आ जाती है। लेकिन असूले ने तो उस बांसुरी को काफी अच्छे तरीके से जोड़ दिया था, और वो जुड़ी हुई उस बांसुरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद फिर असूले और शूमा दोनों ही यहाँ से थोड़ी दूर घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर शूमा अपनी उसी टूटी हुई बांसुरी को बजा रही थी। तभी असूले देखता है कि आसमान में बादल हो चुके हैं, जो कि गरज रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाए। इसीलिए वो शूमा से कहता है कि अब हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है, जो कि मास्क को लगाए हुए असूले की तरफ बढ़ते आ रहे थे। तो असूले उनसे पूछता भी है कि आखिर तुम लोग कौन हो, और वो लोग बिना कोई आवाज किए असूले के ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो उसको यहीं पर जान से मारना चाहते थे। इससे डरकर फिर असूले तुरंत ही यहाँ से भागने लग जाता है। इसके बाद फिर वो चारों ही हमलावर उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। असूले जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। साथ ही साथ वो लोग असूले के ऊपर तीर भी चलाते जा रहे होते हैं, जिनसे फिलहाल में तो असूले खुद को बचाते जा रहा था, क्योंकि वो घोड़े को अच्छे तरीके से चलाना जानता है। लेकिन तभी एक बंदा असूले के करीब आकर उसके घोड़े को तीर मार देता है, जिससे कि वो थोड़ा घायल तो हो जाता है, लेकिन घोड़ा अभी भी दौड़ रहा था। और तभी असूले देखता है कि वो अपने कैंप के पास में पहुंचने वाला है, और वो वहाँ पर खड़े हुए सिपाहियों से कहता है कि मैं राजकुमार हूँ और मेरे पीछे आ रहे हमलावरों को रोको। असूले तुरंत ही अपनी सेना के लोगों के पास में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में चंद लोग ही मौजूद थे, और वो लोगों को अपनी पहचान बताकर कहता है कि कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर असूले और शूमा अपनी जान बचाकर भागते हैं, और वहाँ पर खड़े हुए सिपाही उन हमलावरों को रोकने में लग जाते हैं। लेकिन वो हमलावर भी फुली स्किल ट्रेन थे, क्योंकि उनके सामने यहाँ का कोई भी सिपाही नहीं देख पाता। असूले शूमा के साथ में भागते हुए एक कैंप के अंदर छिप जाता है। जितनी देर में वो सभी के सभी हमलावर उन सभी सिपाहियों को जान से मार गिराते हैं, और अब उन लोगों का फाइनल टारगेट असूले और शूमा थे। असूले जैसे ही बाहर की तरफ देखता है तो उसको पता लगता है कि सभी सिपाही मारे गए, और हमलावर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस चीज से शूमा भी काफी ज्यादा डर चुकी थी कि तभी एक हमलावर वहाँ से आग को उठाकर उसी
उसी कैंप के ऊपर फेंक देता है और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।